तो यहाँ पर टाइमिंग ऑफ इवेंट की हम बहुत स्पेसिफिक टेक्निक इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, टाइमिंग ऑफ इवेंट की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। मैं जो अभी आपको ये जो टेक्निक बताने वाला हूँ, अभी मैं यहाँ पर कराऊंगा अभी आज की क्लास में टाइमिंग ऑफ मैरिज। मगर इसी तरीके के सभी इवेंट के लिए टाइमिंग के बहुत ही स्पेसिफिक और सटीक सूत्र हैं जिनको मैं कमिंग क्लासेस में डिस्कस करूँगा। टाइमिंग ऑफ मैरिज आप देखते हो, जनरली हम कुंडली के सप्तमेश या सातवें भाव से रिलेटेड प्लेनेट की दशा में हम कहते हैं कि कोई भी इवेंट होगा, मैरिज होगी, D1 या D9 चार्ट ले लेते हैं। मगर यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो होगा मोर कॉम्पैक्ट, मोर एक्यूरेट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके अंदर आपकी एरर की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है। इसको काफ़ी हद तक रिसर्च करके मेरे प्रीवियस बैचेस में भी बहुत सारे लोगों ने किया है और ये बहुत ही ज़्यादा सटीक टेक्निक है। इसमें हम क्या करते हैं, जब मैरिज की टाइमिंग के लिए जो दशा सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कुंडली के अंदर प्रॉमिस है या नहीं। प्रॉमिस है तभी हम आगे बढ़ेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सपोज कुंडली में प्रॉमिस है। अब कब इवेंट होगा वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, पहली आपकी दशा और दूसरी अंतरदशा। यहाँ पर जो इस टेक्निक के अंदर हम महादशा को कंसिडर नहीं करेंगे। हम ये मानकर चलेंगे कि कोई भी महादशा हो उसके अंदर मैरिज हो सकती है। जो मैरिज का टाइम है वो अंतरदशा पर डिपेंड करता है, महादशा पर डिपेंड नहीं करता। तो जब भी हम मैरिज का टाइम निकालेंगे उसमें हम जो रोल प्ले करेगी वो आपकी अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्म दशा, इन तीन दशाओं को यूज करेंगे। और इनको मैंने महादशा को नंबर 1, अंतरदशा को नंबर 2, प्रत्यांतर दशा को नंबर 3 और सूक्ष्म दशा को नंबर 4 बोलूंगा मैं। तो फर्स्ट स्टेप यदि मैं बोलता हूँ इट मीन्स महादशा, सेकंड स्टेप बोलता हूँ इट मीन्स अंतरदशा, थर्ड स्टेप बोलता हूँ इट मीन्स इट इज प्रत्यांतर दशा एंड सो ऑन। तो इस पर्टिकुलर टेक्निक में मैरिज से रिलेटेड मैं सभी इवेंट के बारे में बताऊंगा आपको कि कब कब किस तरीके से देखना है। मैरिज से रिलेटेड जब हम देखेंगे तो जो मैरिज किसी भी नेटिव की हो सकती है वो होगी आपकी जो दशाएं हैं होनी चाहिए पहले 7वें और 12वें लॉर्ड की, फर्स्ट लॉर्ड, 7th लॉर्ड, 12th लॉर्ड। अंतरदशा भी इन्हीं में से किसी की होनी चाहिए, प्रत्यांतर दशा भी इन्हीं में से किसी की होनी चाहिए और सूक्ष्म दशा भी इन्हीं में से किसी की होनी चाहिए। सूक्ष्म दशा से नीचे प्राण दशा को मैं नहीं लेकर चलूंगा क्योंकि बर्थ टाइम में जरा भी एरर होगी तो प्राण दशा आपकी सही नहीं आएगी। तो किन की होनी चाहिए, फर्स्ट लॉर्ड, 7th लॉर्ड, 12th लॉर्ड। अब क्या होगा, इनका जो ये फर्स्ट लॉर्ड की अंतरदशा, 7th लॉर्ड की प्रत्यांतर दशा, 12th लॉर्ड की सूक्ष्म दशा किसी की किसी भी ऑर्डर में हो सकती है। मगर आपकी जो दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा और सूक्ष्म दशा, इन तीन ही प्लैनेट्स की होनी चाहिए, फर्स्ट लॉर्ड, 7th लॉर्ड, 12th लॉर्ड, तभी व्यक्ति की मैरिज होगी। अब इनमें मैंने तीन हाउसेस को क्यों लिया आप सोच सकते हो। फर्स्ट लॉर्ड मतलब पहले भाव का स्वामी, क्योंकि पहले आपकी जिंदगी के अंदर जो भी घटनाएं घटित होंगी वो आपके साथ घटित होंगी। तो फर्स्ट लॉर्ड आपको खुद को रिप्रेजेंट करता है, नेटिव को रिप्रेजेंट करता है, आपके अपने घर को रिप्रेजेंट करता है, खुद के घर को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट हाउस आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है शादी को, आपके लाइफ पार्टनर को, आपकी पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। और 12th हाउस बेड कंफर्ट जिसे हम बोलते हैं, सैया सुख, उसको रिप्रेजेंट करेगा, इंटीमेसी को रिप्रेजेंट करेगा, मैरिटल यूनियन, इसको हम भोग स्थान बोलते हैं। तो मैरिज का जो भोग है वो 12वें भाव से देखा जाता है। अब कुछ लोग 7वें भाव से ही लेते हैं, 7वें भाव से आप ले सकते हो, मगर 12वां भाव इक्वली इंपॉर्टेंट है। जब व्यक्ति की मैरिज होती है तो वो उसको भोग करता है डेफिनेटली। और आपकी जिंदगी के सभी इवेंट लग्नेश की दशा के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि जो भी इवेंट होने होते हैं वो लग्नेश के ही होने होते हैं, आपके शरीर के ही इवेंट होने होते हैं। तो ये तीन दशाओं को हम देंगे। अब यहाँ पर क्या है कि आपको तीन दशाएं ली हमने, फर्स्ट लॉर्ड, 7th लॉर्ड और 12th लॉर्ड। मगर इनको अरेंज किस तरीके से करना है ध्यान से समझे। फर्स्ट मैरिज के लिए फर्स्ट लॉर्ड, 7th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड, इनको हम रिपीट कर सकते हैं एट सेकंड एंड थर्ड प्लेस। सेकंड एंड थर्ड प्लेस का मतलब इसको समझिए कि आपकी सपोज अंतरदशा फर्स्ट लॉर्ड की है तो प्रत्यांतर दशा भी फर्स्ट लॉर्ड की हो सकती है। अंतरदशा 7th लॉर्ड की है, प्रत्यांतर दशा भी 7th लॉर्ड की हो सकती है। अंतरदशा यदि आपकी 12th लॉर्ड की है तो प्रत्यांतर दशा भी 12th लॉर्ड की हो सकती है। मगर जिसकी प्रत्यांतर दशा है उसकी सूक्ष्म दशा नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना। आपकी एडी और पीडी
अंतरदशा प्रत्यांतर दशा एक ही ग्रह की हो सकती है। सपोज आपकी जुपिटर की अंतरदशा में आपकी मैरिज हो रही है तो वो प्रत्यांतर दशा जुपिटर ले सकते हो। मगर जुपिटर की प्रत्यांतर दशा है तो सूक्ष्म दशा जुपिटर की नहीं लेनी है, किसी और प्लेनेट की लेनी पड़ेगी। आउट ऑफ दीज थ्री, तीन प्लेनेट है आपके पास, फर्स्ट लॉर्ड, सेवंथ लॉर्ड, ट्वेल्थ लॉर्ड, इनमें से किसी एक की अंतरदशा है, उसी की प्रत्यांतर दशा हो सकती है। मगर जिसकी प्रत्यांतर दशा है उसकी सूक्ष्म दशा नहीं हो सकती, यह ध्यान रखना है। सूक्ष्म दशा और प्रत्यांतर दशा सेम नहीं हो सकती, अंतरदशा और प्रत्यांतर दशा सेम हो सकती है, अंतरदशा और सूक्ष्म दशा सेम हो सकती है। इस चीज नियम को ध्यान रखेंगे। मगर किसी की दूसरी और तीसरी मैरिज देख रहे हो तो फर्स्ट, सेवंथ एंड ट्वेल्थ लॉर्ड आपके रिपीट हो सकते हैं, तीसरे और चौथे नंबर पर भी। आपकी प्रत्यांतर दशा और सूक्ष्म दशा भी सेम हो सकती है जब उनकी मैरिज होगी। मगर पहली मैरिज के केस में आपका सूक्ष्म दशा लॉर्ड और प्रत्यांतर दशा लॉर्ड सेम नहीं हो सकते। एक नेक्स्ट रूल आता है आपका राहु और केतु का। क्यों, राहु केतु तो कोई लॉर्ड होते ही नहीं है, तो क्या फिर इनकी दशा में तो इस हिसाब से मैरिज होगी ही नहीं, ये तो क्वालिफाई करेंगे नहीं। ये डेफिनेटली क्वालिफाई करेंगे यदि ये पहले 7वें या 12वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं, दैट्स ऑल। पहले 7वें या 12वें भाव के अंदर बैठे हैं। ओनली राहु केतु कैन रिप्लेस फर्स्ट, सेवंथ और ट्वेल्थ लॉर्ड। कब? इफ मरकरी बिकम लॉर्ड ऑफ फर्स्ट, सेवंथ एंड ट्वेल्थ एंड राहु इज इन मरकरी साइन। मतलब भाव के अलावा सपोज आपका फर्स्ट लॉर्ड है जुपिटर, उसकी दो राशियां होती है 9 एंड 12। राहु केतु उन दोनों में से किसी की भी राशि में बैठ गए तो जैसे जुपिटर आपके फर्स्ट लॉर्ड की तरह उसकी दशा के अंदर रिजल्ट मिल सकते हैं, वैसे राहु की दशा में भी मिल जाते हैं। तो यदि इनका डिस्पोजिटर क्वालिफाई कर रहा है राहु केतु का, क्वालिफाई कौन कौन करेगा? फर्स्ट लॉर्ड, सेवंथ लॉर्ड एंड ट्वेल्थ लॉर्ड। तो राहु केतु भी क्वालिफाई करेंगे, उनकी जगह हम इन्हें यूटिलाइज कर लेंगे। सपोज राहु का डिस्पोजिटर मरकरी है और मरकरी की दशा में मैरिज होने की संभावना है तो राहु की दशा में भी हो जाएगी, तो ये ऐड हो जाएगा आपका। और देखते हैं यहां पर नियम। ये नियम है, बड़ा ध्यान से याद रखना है आपको। यदि असेंडेंट और मून असेंडेंट दोनों सेम हो जाए, ये जो आपकी मैरिज है ये पॉसिबल है। लग्न से जो मैंने कॉम्बिनेशन बताए ये चंद्रमा से भी पॉसिबल है कि लग्न से फर्स्ट लॉर्ड, सेवंथ लॉर्ड एंड ट्वेल्थ लॉर्ड, इससे भी आपकी हो सकती है, या चंद्रमा से फर्स्ट लॉर्ड, सेवंथ लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड से भी की दशाओं में भी मैरिज हो सकती है। आप पहले लग्न से देख लीजिए, फिर आप चंद्रमा से देख लीजिएगा। और यदि दोनों में मैक्सिमम प्लेनेट आपके जनरली कॉमन आएंगे, आप देखोगे यदि अलग भी हैं तो आप चंद्रमा से भी देख सकते हो और लग्न से भी देख सकते हो। मगर जहां से भी देख रहे हो तीनों प्लेनेट वहीं से लोगे आप। कि सपोज आप लग्न से देख रहे हो तो फर्स्ट लॉर्ड, सेवंथ लॉर्ड, ट्वेल्थ लॉर्ड, तीन प्लेनेट एलिजिबल हो गए। चंद्रमा से देख रहे हो तो ये नहीं कि आपने एक चीज चंद्रमा से ले ली और दूसरी चीज लग्न से ले ली, वैसा नहीं लेंगे हम। चंद्रमा से भी देख सकते हो और लग्न से भी देख सकते हो, मगर जहां से भी देखना है आपको एक पर्टिकुलर पैरामीटर को आप पकड़ के बैठेंगे, दूसरे पैरामीटर को मिक्स नहीं करेंगे कि एक आपने लग्न से ले लिया और दूसरा चंद्रमा से ले लिया। नहीं, आप चंद्रमा से भी देख सकते हो। कई लोगों की कुंडली में चंद्रमा और लग्न एक ही राशि में होती है, लग्न में ही चंद्रमा बैठा हुआ है। उस केस में आपको ना ही लग्न से देखना है ना ही चंद्रमा से देखना है, तब आपको सूर्य से देखना पड़ेगा। सूर्य से फर्स्ट लॉर्ड, सेवंथ लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड की दशाओं के अंदर नेटिव की मैरिज होगी यदि चंद्रमा और लग्न एक ही राशि के अंदर है। यह नियम है, यदि लग्न और चंद्र लग्न एक हो तो सूर्य लग्न लेना चाहिए और उसी से आपको इस नियम को लगाना चाहिए। इस कैलकुलेशन को सूर्य लग्न से आप करेंगे तब काम चलेगा। तो मैंने पहला रूल बताया है, बड़ा सिंपल सा है, मैं रिपीट कर देता हूं कि किसी भी व्यक्ति की मैरिज कब होगी? उसकी मैरिज होगी जब उसकी दशा, दशा का मतलब है अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्म दशा, सभी दशाएं फर्स्ट लॉर्ड, सेवंथ लॉर्ड, ट्वेल्थ लॉर्ड फ्रॉम लग्न और फर्स्ट लॉर्ड, सेवंथ लॉर्ड, ट्वेल्थ लॉर्ड फ्रॉम द मून होना चाहिए। यदि लग्न और मून सेम है तो यही फर्स्ट लॉर्ड, सेवंथ लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड फ्रॉम द सूर्य, सन से हम देखेंगे। अब एक और कंसेप्ट आता है यहां पर, इमेज ऑफ असेंडेंट। दूसरा कॉम्बिनेशन आएगा इमेज ऑफ लग्न। लग्न की इमेज क्या होती है? रिफ्लेक्शन, लग्न का रिफ्लेक्शन। तो लग्न का रिफ्लेक्शन मैं आपको समझाता हूं बेसिकली क्या होता है। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लग्न।
इमेज ऑफ लगना बोलते हैं। मैं काल पुरुष की कुंडली कंसीडर कर लेता हूं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 मिनट देखते हैं आवाज कम आ रही क्या। ठीक है, अभी ये काल पुरुष की मैंने कुंडली कंसीडर कर ली। ये आपका फर्स्ट हाउस लगना है। देखिए इसकी दशा में, इसकी दशा में और 12th लॉर्ड की दशा के अंदर किसी भी नेटिव की मैरिज हो सकती है, ऐसा हमने बताया है। ये यहाँ पर 12 साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर इमेज ऑफ लगना और फाइंड आउट करते हैं। वो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, देखिए इमेज ऑफ लगना कि आपका 5th हाउस संतान को रिप्रेजेंट करेगा, आपकी को 5वां भाव। अब संतान की मदर जो होगी 1 2 3 4, 8वां भाव आपकी संतान की मां को रिप्रेजेंट करेगा, और उस संतान की मदर के स्पाउस को वहां से 7वां भाव मतलब 2nd भाव रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, ये आपकी लग्न है। लगने से 5वां भाव आपकी संतान को रिप्रेजेंट करेगा। संतान से 4था भाव उसकी मदर को, एक तरीके से वो आपकी वाइफ होगी, जबकि वाइफ हम देखते हैं 7th हाउस से, मगर इस तरीके से वो 8th हाउस भी आपकी वाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसका जो स्पाउस होगा वाइफ का हस्बैंड वो 2nd हाउस से रिप्रेजेंट होगा इन दिस केस, क्योंकि ये वाइफ होगी आपकी बच्चों की मदर होगी, और मदर का जो स्पाउस होगा वहां से 7वें भाव से देखते हैं। तो ये आपका यहाँ पर एक्चुअली ये पहला भाव है आपका। इस केस में ये 2nd हाउस है, इसे हम इमेज ऑफ असेंडेंट बोलते हैं। इमेज ऑफ असेंडेंट मैरिज के केस में, इमेज ऑफ असेंडेंट आपकी छाया है, ये आपकी छाया है। इमेज ऑफ असेंडेंट का मतलब हम चल रहे होते हैं तो हमारी बगल में छाया होती है, ऐसे ही आपकी छाया है। मैंने आपको जस्टिफाई किया है कैसे छाया है। ये आपका लग्न है, लगने से 5वां भाव आपकी संतान हुई, उससे 4था भाव आपकी संतान की मदर, तो आपकी संतान की मदर तो आपकी वाइफ होगी एक तरीके से। तो वाइफ को वैसे हम 7 से देखते हैं, तो ये वाइफ की इमेज है 8th हाउस, और यहां से इसका जो स्पाउस होगा वो 2nd हाउस से देखा जाता है। इसलिए यहां पर एक और कॉम्बिनेशन यूज होता है कि असेंडेंट से ये अब आपका क्या होगा, देखिए यदि मैं इसको असेंडेंट मान लूं, अब जो इमेज आ रही है तो ये आप ही हो एक तरीके से, दूसरे तरीके से आपकी इमेज है। अब यहां से मैं पहले 7वें और 12वें भाव को लूंगा, तो ये आपका हो गया पहला भाव, ये हो गया 7वां भाव, और ये हो गया 12वां भाव। यहां से यदि मैं इसे असेंडेंट मान लेता हूं, तो असेंडेंट इसे मान लेता हूं, ये आपकी इमेज ऑफ असेंडेंट है। तो ये पहला भाव हो गया, ये 7वां भाव हो गया, और ये 12वां भाव हो गया, 1 7 12। तो अल्टीमेटली आपको पहला, दूसरा और 8वां भाव मिलेगा। तो नेटिव की जो मैरिज है वो इनकी दशाओं में भी हो सकती है। किनकी दशाओं में हो सकती है? फर्स्ट लॉर्ड, वो सॉरी यस फर्स्ट लॉर्ड तो आई था, 2nd लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड, इनकी दशाओं के अंदर भी नेटिव की मैरिज पॉसिबल है। तो पहला मैंने नियम बताया था, मैरिज पॉसिबल है इन द दशा ऑफ द फर्स्ट लॉर्ड, दशा ऑफ द 7th लॉर्ड और दशा ऑफ द 12th लॉर्ड। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था फ्रॉम द असेंडेंट। फिर मैंने आपको इमेज ऑफ असेंडेंट बताया, तो इमेज ऑफ असेंडेंट होती है 2nd हाउस के अंदर। तो मैं इमेज ऑफ असेंडेंट को असेंडेंट मानकर चलूंगा, तो आपकी जो दशा आएंगी वो आएगी आपकी 2nd लॉर्ड, 8th लॉर्ड एंड लग्न लॉर्ड, फर्स्ट लॉर्ड, इनकी दशाओं के अंदर भी मैरिज हो सकती है नेटिव की। ये नेक्स्ट वन कॉम्बिनेशन है। तो देखिए यहां पर इमेज ऑफ असेंडेंट मैं बता रहा हूं, इमेज और रिफ्लेक्शन ऑफ असेंडेंट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द मैरिज प्रेडिक्शन। मीनिंग ऑफ इमेज, योर चिल्ड्रन आर सीन फ्रॉम द 5th हाउस एंड देयर मदर 4th फ्रॉम 5th हाउस, मीन्स 8th हाउस से देखेंगे, एंड स्पाउस ऑफ मदर फ्रॉम 2nd हाउस, कॉल्ड इमेज ऑफ असेंडेंट। आप हो गए खुद, तो 2nd हाउस आपकी इमेज है, 8th हाउस आपकी स्पाउस की इमेज है। सो द स्पाउस इज नॉर्मली सीन फ्रॉम द 7th हाउस, बट इफ द 8th हाउस इज टेकन एज रेफरेंस, अब 8वां भाव को यदि हम रेफरेंस लें, तो मैंने अभी आपको जैसे समझा दिया कि अब मैरिज की होने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। इन 3 केसेस में भी मैरिज होने की पॉसिबिलिटी है। किस केस में? फर्स्ट हाउस, 2nd हाउस एंड 8th हाउस। सो हाउस को आपने बदल दिया, इनके लॉर्ड की दशाओं के अंदर भी मैरिज होने की संभावना हो जाती है।
देखिए अब यहां पर मैंने कई नियम बताए हैं, उसमें एक दो एक्सेप्शन भी मैं बताऊंगा। मैरिज 80% केसेस में होगा, 80% केसेस में, मतलब 10 में से 8 लोगों की मैरिज। तो आप जब टाइम करोगे तो इसी को यूटिलाइज करने की कोशिश करोगे जो 80% केसेस में होती है। आपका असेंडेंट से फर्स्ट लॉर्ड, सेवंथ लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड की, या मून से फर्स्ट लॉर्ड, सेवंथ लॉर्ड या 12th लॉर्ड की दशाओं में ही नेटिव की मैरिज होगी 80% केसेस में। 15% केसेस में सन असेंडेंट आ जाएगा। सन असेंडेंट कब आएगा? 15% केस क्यों बोला है कि जिन लोगों की लग्न और मून एक ही साथ है वहां पर सन असेंडेंट से देखेंगे तो करीब 15% लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में लग्न में ही आपका चंद्रमा बैठा होता है। 5% केसेस में हम यहां पर इमेज से भी देख सकते हैं, जो अभी मैंने बताया आपको। पहले, दूसरे और 8वें भाव की दशाओं में भी 5% लोगों की मैरिज हो सकती है। तो इसमें मैं सबसे ज्यादा केसेस में कंसीडर करूंगा 80% वालों को। तो हम किन दशाओं को लेंगे? आपकी अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा, ये सभी फर्स्ट लॉर्ड, सेवंथ लॉर्ड या 12th लॉर्ड वाले प्लैनेट्स की होनी चाहिए। लॉर्ड की बात कर रहा हूं, वहां पर बैठे हुए प्लैनेट की नहीं बात कर रहा, एस्पेक्ट करने वाले प्लैनेट की नहीं बात कर रहे हैं, क्लियर कट लॉर्ड की बात कर रहे हैं। और राहु और केतु यदि उनकी राशियों में बैठे हैं तो राहु और केतु भी क्वालिफाई हो जाते हैं। अब यहां पर दो स्पेशल रोल है, एक आता है आपका वीनस का। सो वीनस कैन गिव मैरिज व्हेन प्लेस्ड इन सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्लेस। मतलब सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्लेस का मतलब वीनस की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है, सूक्ष्म दशा चल रही है तो उसमें भी मैरिज होना पॉसिबल है, क्योंकि वीनस मैरिज का नेचुरल कारक है और किसी भी चीज का नेचुरल कारक अपनी दशाओं में उसके रिजल्ट देगा। क्योंकि ये आपकी काल पुरुष की कुंडली का 7th हाउस का लॉर्ड है, तो ये आपका नेचुरल कारक हो गया मैरिज का, इसलिए वीनस भी आपका मैरिज देगा। एक और इसके अंदर एक्सेप्शन है कि आपका समटाइम्स यदि सैटर्न भी उच्च का बैठा हो 7th साइन में, तो काल पुरुष की कुंडली के 7th हाउस में उच्च का होता है, तो यह भी समटाइम्स मैरिज दे देता है 2 to 3% केसेस में। तो यदि उच्च का शनि है आपकी कुंडली में तो उसका भी ध्यान रखेंगे। तो अल्टीमेटली आपको ध्यान किस तरीके से रखना है, देखिए पहला नियम जो हम फॉलो करेंगे, फर्स्ट लॉर्ड की दशा, दशा किसकी? फर्स्ट लॉर्ड, 7th लॉर्ड, दशा का मतलब पीडी, एडी, पीडी और एसडी ध्यान रखना, एंड 12th लॉर्ड, इनकी दशा है। राहु केतु इन देयर साइन, राहु और केतु भी क्वालिफाई हो जाएंगे इफ दे आर इन द साइन ऑफ फर्स्ट लॉर्ड, 7th लॉर्ड और 12th लॉर्ड। आपका वीनस ऑलवेज क्वालिफाई करेगा और आपका सैटर्न क्वालिफाई करेगा इफ इन 7th साइन। बस ये आपके फाइनल रूल्स हैं। एक्सेप्शंस भी हैं, और ये जो फर्स्ट लॉर्ड, 7th लॉर्ड, 12th लॉर्ड आप असेंडेंट और चंद्रमा दोनों से देख सकते हो, मगर जिससे भी देख रहे हो उसी से देखोगे, मिक्स नहीं करोगे। यानी कि आपने एक चीज असेंडेंट से ली और दूसरी मून से ले ली। फर्स्ट लॉर्ड तो असेंडेंट से ले लिया, 7th लॉर्ड असेंडेंट से ले लिया और 12th लॉर्ड मून से ले लिया, मिक्स नहीं करोगे दोनों को। समटाइम्स ये मैरिज आपकी पॉसिबल होती है सन से, सन से लेना पड़ेगा। यदि आपका मून ही लग्न में बैठा है तो आप लग्न और मून को छोड़ दीजिएगा, सूर्य से आपको देखना पड़ेगा। और फ्यू केसेस में फर्स्ट लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड और 8th लॉर्ड की दशा के अंदर भी मैरिज होना पॉसिबल होता है। तो जब भी हम प्रेडिक्शन देते हैं तो यहां पर देखिए अलग, आपको पता कैसे चलेगा कि मैं कौन सी दशा चूज करूं। तो हम इसमें मैक्सिमम वो मानेंगे जो 80 प्लस 15%, 95% केसेस में आपकी मैरिज हो जाएगी फर्स्ट लॉर्ड, 7th लॉर्ड और 12th लॉर्ड की दशाओं में। उनमें 80% तो आप असेंडेंट से ही देखोगे और 15% के इसमें सन से देखोगे। यहां पर आपको चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि असेंडेंट में ही मून बैठा हुआ है तो आप सूर्य से फर्स्ट लॉर्ड, 7th लॉर्ड और 12th लॉर्ड देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अब देखिए यहां पर मैं टाइमिंग करूंगा और यहां पर दशाएं ध्यान रखना, हम विंशोत्तरी के साथ साथ त्रिभागी दशा भी देखेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को त्रिभागी दशा का यूज करना नहीं आता होगा। मैं आपको बता दूंगा, त्रिभागी दशा सभी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं होती, मगर कुछ एक सॉफ्टवेयर में होती है। जिनके पास कंप्यूटर है वो जे ओरा यूज कर सकते हैं, उसमें त्रिभागी दशा मिल जाएगी। पाराशर लाइट जिनके पास है उसके अंदर त्रिभागी दशा होती है। त्रिभागी दशा कई तरीके की होती है, इसमें आपको कौन सी त्रिभागी दशा यूज करनी है वो मैं बताऊंगा, वो फॉलो करना है, और कोई बताएगा उसे फॉलो नहीं करना। क्योंकि ये टेक्निक जो है इस पर रिसर्च मेरी है इंडिविजुअली और किसी की रिसर्च नहीं है, इसलिए मैंने जिस तरीके से काम किया है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। बाकी त्रिभागी दशा अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, मैं खुद भी 3-4 तरीके की त्रिभागी दशाएं बताता हूं, मगर यहां पर आपको कौन सी त्रिभागी दशा यूज करनी है वो मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। त्रिभागी दशा में क्या होता है कि जो आपकी विंशोत्तरी दशा है किसी भी प्लेनेट की, उसको 1/3 हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे 120 साल की विंशोत्तरी दशा को 40-40 साल के 3 टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। तो हर एक प्लेनेट
की भी जो दशा है वो भी अपने से 1/3 हो जाएगी, जितने साल की उसकी होती है। जैसे राहु की दशा 18 साल की है, तो राहु की 18 साल की दशा को हम टोटल विंशोत्तरी दशा को 120 को 40-40 के 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जो पहला 40 का हिस्सा होगा उसमें सभी 9 ग्रहों की दशाएं आएंगी, तो हर एक की दशा अपनी टोटल दशा का 1/3 आएगी। फिर दूसरे 40 साल के पीरियड में दूसरी आएगी, और तीसरे 40 साल के एज में उसका तीसरा हिस्सा आएगा। जैसे राहु की दशा 18 साल की होती है, तो पहले 40 साल के ईयर में उसकी 6 साल की दशा आएगी, दूसरे 40 साल के ईयर में भी 6 की आएगी, और तीसरे में भी 6 की आएगी। इसलिए इसको त्रिभागी दशा बोलते हैं। एक ही दशा को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। यहां पर हम जो लगाएंगे विंशोत्तरी दशा के साथ त्रिभागी दशा भी लगाएंगे। यदि दोनों दशाएं किसी इवेंट को जस्टिफाई कर रही हैं, इसका मतलब वो इवेंट सर्टेनली हो जाएगा। इसके बाद जब भी दशाओं से आप निकालते हो डबल ट्रांजिट टेक्निक लगाइए और पर्सन को आप टाइम बता दीजिए बगैर किसी दिक्कत के, देश काल परिस्थिति का ध्यान रख के बिल्कुल सटीक आपकी प्रेडिक्शन जाने वाली है। इस केस में ये वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ टाइमिंग ऑफ एनी इवेंट है। देखिए मैं आपको एक इवेंट टाइम करके यहां पर बताता हूं। ये वीडियो मैं YouTube पर भी डालूंगा। YouTube पे जो दोस्त देखते हैं और उनको किसी को PDF चाहिए तो वो मेरे पास 9013798899 पर मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो मैं PDF सेंड कर दूंगा। आप सबको पता ही है कि मेरे 3 कोर्सेज 15 दिसंबर से आने वाले हैं। कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी, और तीसरा है भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। इस बार का जो मेरा प्रोफेशन का कोर्स है वो प्रीवियस कोर्सेज से डिफरेंट है। इसके अंदर मैं प्रैक्टिकल अप्रोच लूंगा, केवल कोई भी थ्योरी नहीं कराऊंगा। प्रैक्टिकली मैं सभी तरह की एस्ट्रोलॉजी को कंबाइन करके नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी को कंबाइन करके प्रोफेशन के बारे में आपको कुछ सटीक बातें बताने की कोशिश करूंगा। अब देखिए इस व्यक्ति का मुझे यहाँ पर टाइमिंग ऑफ मैरिज करना है। ये यहाँ पर जन्म कुंडली है, तो मुझे कोई भी दशाएं पहले देखनी नहीं, कुंडली कुछ नहीं देखनी। यहाँ से मैं निकालूंगा कौन कौन सी दशाएं एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए। तो यहाँ पर देखूंगा क्या मून इसका लग्न में बैठा है, क्या मून लग्न में नहीं बैठा हुआ, तो मैं असेंडेंट से चेक करूंगा। फर्स्ट लॉर्ड फ्रॉम असेंडेंट, तो फर्स्ट लॉर्ड फ्रॉम असेंडेंट आपका आ गया जुपिटर, 7th लॉर्ड फ्रॉम असेंडेंट दैट इज मरकरी, एंड 12th लॉर्ड फ्रॉम असेंडेंट सैटर्न। तो क्वालिफाई कर रहा है जुपिटर, मरकरी एंड सैटर्न, इनकी दशाएं ही होंगी तभी इसकी मैरिज होगी। मगर साथ ही साथ क्या है, देखिए केतु आपका लग्न में बैठा है, मतलब जुपिटर की राशि में, तो केतु भी क्वालिफाई कर गया, और राहु 7वें भाव में बैठा है मरकरी की राशि में। कौन कौन क्वालिफाई कर रहा था? जुपिटर कर रहा था, सैटर्न कर रहा था, मरकरी कर रहा था। अब केतु जुपिटर की राशि में तो ये भी कर गया, और राहु आपकी मरकरी की राशि में तो ये भी क्वालिफाई कर गया। तो 5 प्लैनेट हो गए, और वीनस ऑलवेज क्वालिफाई करता है। तो इस व्यक्ति की मैरिज के लिए ये 6 प्लैनेट हो गए। देखिए एलिजिबल दशा जो होगी आपका जुपिटर, मरकरी, सैटर्न, राहु, केतु, वीनस, ये लिख दिया मैंने। देखिए जुपिटर, मरकरी, सैटर्न, राहु, केतु एंड वीनस से इसकी मैरिज पॉसिबल है इन सभी दशाओं में। यदि मैं इसको चंद्रमा से लेता, मैं इस पैरामीटर को लूंगा, या मून से लेता, तो कौन क्वालिफाई कर रहा है? देखिए फर्स्ट लॉर्ड यहाँ पे मार्स हो गया, इसका 7th लॉर्ड वीनस हो गया, और 12th लॉर्ड फिर वीनस हो गया। यहां से यदि मैं देखूंगा तो देखिए फर्स्ट लॉर्ड तो मार्स है, वीनस वीनस, तो इस केस में क्वालिफाई करेगा आपका मार्स वीनस वीनस, ये क्वालिफाई करेगा आपका। यदि मैं इसको मून से देखता, तो मैं मून से देखता तो मून से ही देखूंगा। मैं मून से नहीं ले रहा हूं, लग्न से ले रहा हूं। मैं मैक्सिमम केसेस में असेंडेंट से लूंगा, असेंडेंट से एक्यूरेसी ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू मून। तो ऑलवेज आप कोशिश करना असेंडेंट से ही लें। अब यहां पर मैं क्या करना वाला हूं, सेकंड स्टेप में मैंने ये नोट कर लिया कौन सी दशा क्वालिफाई कर रही है। अब करंट में व्यक्ति मेरे पास अभी आया है रिसेंटली, तो इसकी मैं दशाओं को देखता हूं। ये महादशा का कोई रोल नहीं है, ये लिखी हुई है महादशा, ये अंतरदशा है, और ये आपकी प्रत्यंतर दशा है। अभी करंट में इसकी अंतरदशा देख लेता हूं, क्वालिफाई कर रही है क्या? सैटर्न, तो सैटर्न क्वालिफाई कर रही है क्या? तो देखिए सैटर्न आ रहा है इसके अंदर, 12th लॉर्ड है वो, तो सैटर्न क्वालिफाई कर रही है, अंतरदशा क्वालिफाई कर रही है। अब मैंने अंतरदशा चूज कर ली कि सैटर्न की अंतरदशा में इसकी मैरिज हो सकती है। इस व्यक्ति ने देशकाल परिस्थिति के हिसाब से मुझे बता दिया कि 2026 एंड तक भी ये नहीं करेगा मैरिज, तो 2027 में मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा।
तो देखिए 2027 में जो इसकी ये आ रही है आपकी पीढ़ी, सबसे पहले वीनस को इसको हटा देते हैं, उसके बाद इसकी कोई एग्जाम वगैरह क्वालिफाई करने के बाद ये करेगा 2027 ऑनवर्ड्स। तो सन की जो पीढ़ी आ रही है क्या वो क्वालिफाई कर रही है क्या, तो हम देखते हैं सन इज सिक्स्थ लॉर्ड, वो इस हमारी लिस्ट में नहीं आ रहा, इसका मतलब सन की पीढ़ी क्वालिफाई नहीं करेगी, तो सन को छोड़ दीजिएगा। मून भी नहीं आ रहा है, मून की पीढ़ी भी क्वालिफाई नहीं करेगी। मार्स की भी नहीं क्वालिफाई करेगी, क्योंकि इसमें देखिए मून भी नहीं आ रहा है, मार्स भी नहीं आ रहा है, तो प्रत्यंतर दशा ना मून की क्वालिफाई करेगी ना मार्स की करेगी। इसके बाद आ रहा है आपका राहु, जुपिटर और मरकरी। तो राहु भी आपका लिस्ट में है, जुपिटर भी लिस्ट में है, मरकरी भी लिस्ट में है। तो इस पर्टिकुलर पीरियड के बाद 31/10/2027 के बाद सारी की सारी पीढ़ी क्वालिफाई कर रही है। राहु भी क्वालिफाई कर रहा है, जुपिटर भी कर रहा है, मरकरी भी कर रहा है, अंतरदशा भी मरकरी की क्वालिफाई कर रही है। तो इस नेटिव की मैरिज राहु की पीढ़ी में भी हो सकती है, जुपिटर की पीढ़ी में भी हो सकती है, मरकरी की पीढ़ी में भी हो सकती है, मगर हमें टाइम करना है जो सबसे पहले आ रहा है, फिर उसको मैं त्रिभागी दशा से मैच कराऊंगा। तो मैंने मान लिया बिकॉज राहु इज ऑल्सो क्वालिफाइंग, क्योंकि राहु यहां पर आ रहा है, वो आपका बैठा हुआ है मरकरी की राशि के अंदर। तो हमने सेलेक्ट कर लिया, एडी तो सेलेक्ट कर ली सैटर्न की, और पीडी सेलेक्ट कर ली हमने यहाँ पर राहु की, जो कि इसको क्वालिफाई कर रहा है, और वो 31/10/2027 से लेकर 22/4/2028 तक के पीरियड में है। उसके बाद का पीरियड भी क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पर। अब राहु की मैंने पीडी क्वालिफाई की। अब सबसे पहले मैं राहु की एसडी पर जाऊंगा, सूक्ष्म दशा पर। तो राहु की पीढ़ी में मैंने नियम बताया था आपकी, जिसकी पीढ़ी है उसकी एसडी नहीं हो सकती, सूक्ष्म दशा राहु की नहीं ले सकते। अब मैं यहां पर सूक्ष्म दशा ली हुई है मैंने इनकी। 31/10/2027 को पहली सूक्ष्म दशा खुद की राहु की आएगी, उसको नहीं लेना। राहु के बाद सूक्ष्म दशा जुपिटर की आ रही है, जो क्वालिफाई कर रहा है। जुपिटर की सूक्ष्म दशा क्वालिफाई कर रही है, और जुपिटर की सूक्ष्म दशा है, देखिए अब अंतरदशा सैटर्न की होगी, वो क्वालिफाई कर रहा है। पीडी आपकी राहु की होगी, वो क्वालिफाई कर रहा है। सूक्ष्म दशा जुपिटर की होगी। राहु क्यों छोड़ा है, क्योंकि ये नियम है आपकी, जिसकी प्रत्यंतर दशा है उसकी सूक्ष्म दशा नहीं ले सकते। तो इस नेटिव की मैरिज वीनस, सैटर्न, राहु और जुपिटर में होगी। महादशा को हम कंसिडर नहीं करते इस टेक्निक के अंदर। सैटर्न, राहु और जुपिटर ये शुरू हो रही है 26/11/2027 से लेकर 20/12/2027 तक। हमने इसको पिन पॉइंट कर दिया है फॉर 25 डेज के अंदर। इस पर्टिकुलर टेक्निक से 3 मंथ की एरर की पॉसिबिलिटी होती है, ±3 मंथ। हम जो टाइम बता रहे हैं उससे 3 महीने पहले या 3 महीने बाद तक किसी भी नेटिव की मैरिज हो सकती है। इससे ज़्यादा एक्यूरेसी की आप उम्मीद ना करें, मैं पहले से ही बता रहा हूँ। इसके अंदर फिर क्या है कि आप ट्रांजिट से एडजस्ट कर सकते हैं उस 3 महीने के पीरियड को। केवल दशाओं के बेस पर भी हम ये बता सकते हैं, जो आपका दशा का पीरियड आ रहा है उसमें ±3 मंथ हो सकता है। जैसे इसका 26/11/2027 से 20/12/2027 है, उसमें ±3 मंथ की एरर की पॉसिबिलिटी होगी मैरिज, क्योंकि एक बड़ा इवेंट है। तो आप बिल्कुल एक्यूरेट देने की कभी भी गलती ना करें। उसमें और सारे फैक्टर्स भी होते हैं, मुहूर्त नहीं निकलता, कभी लड़की का मुहूर्त नहीं निकलता, और इस तरीके से कई सारी चीजें होती हैं कि आपका जब टाइम हो रहा है वो हो सकता है आपका। कई बार देवसेन में कई जगह पर मैरिज नहीं होती, वो भी टाइम आ सकता है। हालांकि इस केस में तो देवसेन नहीं है, तो यहां पर मैरिज होने की पूरी संभावना होगी। अब ये सैटर्न, राहु, जुपिटर आया। अब मैं त्रिभागी दशा के अंदर देखूंगा कि त्रिभागी दशा के अंदर क्या पीरियड आ रहा है आपका। तो त्रिभागी दशा में हम चले जाते हैं। तो यहां पर आते हैं, देखिए ये मैंने त्रिभागी दशा भी निकाली हुई है आपकी। तो त्रिभागी दशा ये होती है आपका 1/3 कर दी गई है। राहु की 6 ईयर की कर दी गई है। जुपिटर ये 5 ईयर लिखा है, मगर ये 5 ईयर 4 मंथ है, और सैटर्न की लगी यहाँ 6 ईयर लिखा है, ये 6 ईयर 4 मंथ है। 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। जब ये व्यक्ति आया उस समय पर मैं इनका दशा सीक्वेंस देखता हूं, तो जुपिटर की तो महादशा है और राहु की अंतरदशा है। देखिए ये राहु की अंतरदशा आ रही है इस केस में। यहाँ पर जो ये अंतरदशा है ये राहु की है। सॉफ्टवेयर में अंतरदशा तक ही दिया हुआ है, तो आपको मालूम है कि राहु की अंतरदशा तो क्वालिफाई कर ही रही है, अभी हमने निकाला था। और राहु की अंतरदशा के अंदर जब आप उसका पीढ़ी के अंदर जाओगे तो जुपिटर की आ जाएगी, जुपिटर की नहीं आएगी तो सैटर्न की आ जाएगी, सैटर्न की नहीं आएगी तो मरकरी की आ जाएगी। समझिए कैसे राहु की आपकी अंतरदशा शुरू हो रही है आपकी 10/4/2027 को, और 27/1/2028 तक है। हमने जो पीरियड निकाला है वो नवंबर 2027 के आसपास निकाला है राहु की ये अंतरदशा के अंदर। तो पीढ़ी राहु के अंदर जो भी आएंगी आपकी, वो मैक्सिमम आपकी क्वालिफाई करेंगी। कैसे देखे, राहु में सबसे पहले पीढ़ी राहु की आएगी, वो भी क्वालिफाई कर रहा है। वो सॉरी यस, राहु में राहु की आएगी, वो क्वालिफाई कर रहा है। फिर राहु में राहु की पीढ़ी के बाद नेक्स्ट पीढ़ी आपकी आएगी जुपिटर की, वो भी क्वालिफाई कर रहा है। फिर नेक्स्ट पीढ़ी आएगी आपकी सैटर्न की, वो भी क्वालिफाई कर रहा है। फिर मरकरी की आएगी, वो भी क्वालिफाई कर रहा है। फिर केतु की आएगी, वो भी क्वालिफाई कर रहा है। और वीनस की आएगी, वो भी क्वालिफाई कर रहा है। तो
कोई भी जो भी पीढ़ी होगी वो क्वालिफाई यहाँ पर कर जाएगी। इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर दशा है भाई, त्रिभागी दशा भी क्वालिफाई कर रही है, क्योंकि अंतरदशा राहु की है, और राहु की अंतरदशा में जितनी भी प्रत्यांतर दशाएं आएंगी शुरू में 6-7, वो सभी की सभी यहाँ पर एलिजिबल है मैरिज के लिए, जो एलिजिबिलिटी में है। क्योंकि राहु की पीढ़ी के अंदर जो आपकी एडी के अंदर जो पीढ़ी आएंगी, सबसे पहले राहु आएगा, फिर जुपिटर आएगा, फिर सैटर्न आएगा, फिर मरकरी आएगा, फिर केतु आएगा, फिर वीनस आएगा, वो सारी की सारी यहाँ पर अवेलेबल है। इसका मतलब त्रिभागी दशा भी इस इवेंट को जस्टिफाई कर रही है। तो हम कह सकते हैं इस व्यक्ति की मैरिज नवंबर 2027 में होगी। क्या मगर उसी से काम चल जाएगा? यह हमने दशाओं के बेस पे इसको पिन पॉइंट कर लिया है। त्रिभागी दशा भी मैंने लगाई है, और आपका विंशोत्तरी दशा भी यहां पर लगाई है आपकी। त्रिभागी दशा में हम सूक्ष्म दशा तक चले गए हैं। सूक्ष्म दशा से और नीचे भी जा सकते हो आप जाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको टाइम बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। तो प्रत्यांतर दशा तक भी जा सकते हो, तो आपको और भी कम समय मिल जाएगा। अब हम यहां पर देखते हैं कि उस समय पर यह है पीरियड 26/11/2027। मैंने ट्रांजिट की कंडीशन लगाई है 26/11/2027 को। यह आपका अंदर ये आपकी जन्म कुंडली है, और बाहर जो लगा हुआ है ये ट्रांजिट है 26/11/2027 का। ट्रांजिट में सैटर्न आपके 12 पाइसेस साइन में रेट्रोगेट होकर मूव कर रहा है, जुपिटर 5 साइन में मूव कर रहा है, और सन यहां पर 8 साइन के अंदर है। अब हम देखते हैं, देखिए डबल ट्रांजिट की कंडीशन को यहां पर मैं वेरीफाई करूंगा। बहुत सारी कंडीशंस इस केस में मैं नहीं लगाऊंगा, और भी आप लगा सकते हो, देयर आर सो मेनी कंडीशन, मगर डबल ट्रांजिट आपका सेटिस्फाई हो जाता है तो उसके बेस पर हम यहां पर टाइम कर देंगे। ये बहुत सटीक और कुछ सेकंड के अंदर ही आपको मैरिज का टाइमिंग देने की टेक्निक है। तो जुपिटर को हम देखते हैं, ये यहां पर 5 साइन में है, तो ये आपका ये मरकरी जो है आपका 7th लॉर्ड, उसको ट्रांजिट में एस्पेक्ट कर रहा है जुपिटर। मरकरी 7th लॉर्ड को ट्रांजिट में ये एस्पेक्ट कर रहा है, ये साफ साफ नजर आ रहा है। और जो सैटर्न है वो लग्न और 7th हाउस को दोनों को एस्पेक्ट कर रहा है। तो डबल ट्रांजिट की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। डबल ट्रांजिट में आपका जुपिटर लग्न लॉर्ड 7th हाउस 7th लॉर्ड को कर दे, और सैटर्न भी इसी तरीके से लग्न लॉर्ड 7th हाउस 7th लॉर्ड को कर दे, तभी भी आपका ट्रांजिट की कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी। तो यहाँ पर ट्रांजिट की कंडीशन पूरी तरीके से आपकी डबल ट्रांजिट की कंडीशन फुलफिल हो रही है। एक केवल इशू है कि सन आपका 8 साइन में चला गया, वो 7th हाउस या 7th लॉर्ड को एस्पेक्ट नहीं कर रहा है। पर ये मानिए 15 नवंबर के आसपास सन यहीं पर रहा होगा 7th साइन में, तो उसने इसको एस्पेक्ट किया होगा। तो 15 नवंबर पर भी इसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाले नहीं है। तो आसपास के समय पर भी यदि ट्रांजिट की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, थोड़ा आगे पीछे मैंने पहले से ही बताया, इसमें ±3 मंथ की आपकी एरर की पॉसिबिलिटी ऑलवेज होती है। इसलिए अब हम यहाँ पर क्या है कि इसको कह सकते हैं व्यक्ति को कि आपकी मैरिज नवंबर-दिसंबर 2027 के अंदर हो जाएगी। और इस तरीके से हम यूजिंग दिस स्पेशल दशा सिस्टम यू कैन टाइम एन इवेंट। कमिंग क्लासेस में आपको मैं फॉरेन ट्रैवल और ऐसे ही बहुत सारे फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ ए पर्सन बेस्ड ऑन दिस टेक्निक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा।